अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए कि बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। हम लास्ट टाइम पढ़े थे चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमारे पास टॉपिक था कोऑर्डिनेशन एक्शन। कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, उसके किस तरह से उसे वो एक्ट करती है, किस तरह से पूरा उसका प्रोसेस होता है, उसको हमने कल पढ़ा था। अब उसमें से हमने सिर्फ दो के बारे में डिटेल पढ़ा था, स्टिमुलस और रिसेप्टर के बारे में। तो हम आगे इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास था कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? These are the organs that receive information from the receptors and send message to the particular organs for proper action. अब हमने ये पढ़ा था कि बाहर से हमें अगर कोई मैसेज मिलता है, हमारी बॉडी को अगर कोई मैसेज मिलता है बाहर से या अंदर से, तो वो कौन रिसीव करता है, कौन उसे डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर से डिटेक्ट करते हैं और फिर वो मैसेज कहाँ चला जाता है, उसे वो मैसेज कौन ले लेता है? वहाँ से कोऑर्डिनेटर्स। वो कोऑर्डिनेटर्स जो मैसेज को सेंड करते हैं हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से उसके बदले में रिस्पॉन्स कर सकें, उसका जो बचाव है या उसके जो बाहर से जो मैसेज मिल रहा है उसके हिसाब से काम कर सकें। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करता था, उसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन हमारा कोऑर्डिनेटर होता है और स्पाइनल कॉर्ड हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो रिसेप्टर से मैसेज को लेते हैं और उसके बाद वो बॉडी के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ़ पार्ट्स को वो मैसेज देते हैं और वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ से वो मैसेज लेते हैं, उसको फिर मैसेज को, इंफॉर्मेशन को लेते हैं और फिर मैसेज सेंड करते हैं न्यूरॉन्स की मदद से और नर्व इम्पल्स की मदद से। नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क, एक जाल की तरह फैली हुई होती है, जो कहीं से भी जब इम्पल्स मिलती है, जब बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, उसको डिटेक्ट कर लेती हैं और फिर उसको हमारी बॉडी में फैला देती हैं, जहाँ तक हमारे उसको ब्रेन तक पहुँचा देती हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा देती हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें द केमिकल कोऑर्डिनेटर्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। जैसे हमने पढ़ा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो इसमें काम करते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स। इसमें क्या है, अगर आप लोग ऊपर नेम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ये केमिकली इसमें कोऑर्डिनेशन होती है। इसमें जब वो केमिकल मिलता है तो वो मैसेज भेजते हैं, सेक्रेटिंग पार्टिकुलर हार्मोन इन द ब्लड, हार्मोन्स को के ज़रिए से वो मैसेज भेजते हैं। इसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं। जैसे हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ज़रिए से नर्व इम्पल्स जाती हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक, ताकि वो उसके हिसाब से काम करें। इसी तरह से जो अब केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक सेक्रीशंस क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स सेक्रीट करते हैं, जिसे हम हार्मोन्स कह देते हैं। वो हार्मोन्स ब्लड के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ से वो जिस बॉडी के पार्ट से मैसेज आया हुआ होता है, जिस बॉडी के पार्ट से स्टिमुलस आता है, वहाँ तक वो पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना फिर वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो फर्स्ट नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो ब्रेन है, नर्व सेल्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड है। और उसके अलावा आगे आ जाता है हमारे पास इफेक्टर्स क्या हैं? दीज आर दी पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्राम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पॉन्सेज। इसके अंदर इफेक्टर्स वो होते हैं जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं। मैसेज को रिसीव करके कोऑर्डिनेटर से वो पार्टिकुलर रिस्पॉन्स करते हैं। अब हमें जो एक्शन आया है हम तक, हमें स्टिमुलस के ज़रिए से अगर कोई मैसेज मिला है तो उसे रिसीव किया हमारे रिसेप्टर्स ने आके कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज डिलीवर किया। कोऑर्डिनेटर्स क्या थे? हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे। उन्होंने वो मैसेज रिसीव किया और उसके बाद हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को बताया, वेरियस ऑर्गन्स को बताया कि आपने इस तरह से रिस्पॉन्स करना है। वो वेरियस ऑर्गन्स जो इस मैसेज को लेते हैं कोऑर्डिनेटर से, रिसीव करते हैं और वहाँ से फिर वो अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना रद्द अमल है वो देते हैं, उन्हें हम इफेक्टर्स कह देते हैं। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। जो न्यूरॉन्स होती हैं
वो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन में, उनसे वो मैसेज लेती हैं। कौन लेती हैं? न्यूरॉन्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, मसल्स और ग्लैंड्स तक लेके जाती हैं विच एक्ट एज ए फैक्टर। अब जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, अब अगर आप लोग देखें कि आपको अगर बाहर से कोई आपको बॉल कैच करवाए, बॉल आपकी तरफ को थ्रो करे, तो आप फ़ौरन से अपना हाथ ऊपर करोगे, वहीं पर खड़े उस बॉल को देखते नहीं रहोगे या अपने आप को पीछे करोगे। उस हरकत को, वो हरकत किसकी मदद से होती है? मसल्स की मूवमेंट की मदद से। तो वो मसल्स की मूवमेंट को कौन आपको रिस्पॉन्स करने को कह रहे हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड्स, आपके ब्रेन। आपको ब्रेन कह रहा है कि आपने अपने मसल को इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस वक्त रिलैक्स करना है, जिसकी वजह से वो मूव करे और आपने अपना हाथ ऊपर उठाना है और बॉल को कैच करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप लोग देखें कि आपने स्टिमुलस मिला था कहाँ से? आपकी आंखों के ज़रिए से आपने देखा कि बाहर से आपको बॉल आपकी तरफ आ रही है। आपने स्टिमुलस मिला आपकी आंखों से हमारे जो रिसेप्टर्स थे, उन्होंने इसको रिसीव किया मैसेज को, और वहाँ से कोऑर्डिनेटर्स तक लेके गए। कोऑर्डिनेटर्स कौन से थे? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ से मैसेज आया हमारे एक फैक्टर की तरफ। फैक्टर्स कौन से थे? हमारे पास मसल्स थे। मसल्स ने किस तरह से मूव करना था, उनकी मूवमेंट किस तरह से होगी? कंट्रैक्शन के ज़रिए से होगी, रिलैक्सेशन के ज़रिए से होगी। तो वो जो मूवमेंट है उसे कौन कंट्रोल करेगा? हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो एज ए कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं। और वो यहाँ पर इफेक्टर कौन काम कर रहा है? हमारा मस्कुलर सिस्टम। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? पार्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। मैंने पीछे आपको बताया कि हार्मोन्स क्या होते हैं। वो हार्मोन्स के अंदर एक स्पेसिफिक मैसेज होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेटर्स जो लेकर आते हैं। कोऑर्डिनेटर्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड टू पार्टिकुलर टारगेट टिश्यू। जो टारगेट टिश्यू होता है, जिसने एक्ट करना होता है, जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है, जो हमें मैसेज मिल रहा है, उसके बदले में जिस टिश्यू ने, जिस सेल ने जो काम करना है, वहाँ तक हार्मोन्स मैसेज लेके जाएंगे विच एक्ट एज ए फैक्टर। और यहाँ पर जो हमारे हार्मोन्स होंगे वो क्या करेंगे? इफेक्टर्स के तौर पे काम करेंगे। फॉर सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के लिए नेफ्रॉन एक्ट एज ए फैक्टर। जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। सिमिलरली बोन्स एंड लीवर्स, नेफ्रॉन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हमारे जो चैप्टर चल रहा था होमोस्टेसिस में, उसमें हमने पढ़ा था कि किडनी के स्ट्रक्चर में जो बेसिक पार्ट होता है वो नेफ्रॉन्स का होता है। नेफ्रॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। उसमें वो किस तरह से एक्ट करती हैं, वो कभी कभी हमारे जो हार्मोन्स हैं वो उनको मदद करती हैं हार्मोन्स की ट्रैवल करने में, और फिर नेफ्रॉन्स जो हैं वो इफेक्टर के तौर पे काम करती हैं। जैसे हमें नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स और ग्लैंड्स हमारे इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं, इसी तरह से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें हमारे हार्मोन्स के जो हैं उनके लिए नेफ्रॉन्स फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। इसी तरह से बोन्स हमारी फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, और लीवर्स भी, हमारे लीवर जो है वो भी फैक्टर के तौर पे काम करता है। बहुत से हार्मोन्स के लिए मुख्तलिफ हार्मोन्स जो क्रिएट होते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ इफेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। जैसे कुछ में नेफ्रॉन करते हैं, ब्रेन करता है, और बोन्स करते हैं, और लीवर करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अगर आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है तो आप फ़ौरन से अपने हाथों को ऊपर करोगे उसे मूवमेंट के लिए। अगर आप लोग नीचे, आपको जो मैग्नीफाई करके जूम करके आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, उसमें आपके मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स के साथ जो नेफ्रॉन, जो ये मसल सेल्स के साथ आपके नर्व एंडिंग्स, नर्व्स जो जुड़ी हुई हैं, न्यूरॉन्स जो जुड़ी हुई हैं, वो मैसेज लेकर आएंगी किससे? ब्रेन से आपकी मसल्स तक, कि वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपका हाथ ऊपर को जाएगा और आप बॉल को कैच करोगे। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसकी मदद से कोऑर्डिनेशन होती है और हम कोई रिस्पॉन्स दे पाते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग दूसरे एग्जांपल में देखें अपनी केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो यहाँ पर आपको हार्मोन एंटर होता है ब्लड से। सेक्रेटिंग सेल वो होते हैं जो हार्मोन को सेक्रीट करते हैं, जिसके अंदर मैसेज होता है, एक स्पेसिफिक मैसेज होता है जिसने टारगेट सेल तक जाना होता है। तो हार्मोन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। ब्लड जिस तरह बहता है वैसे ही उसके साथ बहता जाता है। यहाँ पर आगे आप लोग देखें हार्मोन है और आपकी ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं। हार्मोन्स एंटर टारगेट सेल, और यहाँ से हार्मोन टारगेट सेल में एंटर हो जाता है, और फिर वापस आगे हार्मोन जो है दूसरे टारगेट सेल में। इसी तरह से जहाँ जिसका मैसेज होता है वहाँ तक वो टारगेट सेल तक पहुँच जाता है। आगे रिस्पॉन्स क्या होता है हमारा? ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। जब हम कोऑर्डिनेटर से हमें मैसेज मिलता है, द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन। तो इफेक्टर्स जो होते हैं वो फ़ौरन से एक्शन परफॉर्म करते हैं कि कोई ना कोई रद्द अमल देते हैं। दिस एक्शन इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। जो एक्शन होता है, इस मैसेज जो हमें मिला हुआ होता है कोऑर्डिनेटर से,
जो मैसेज मिलता है इफेक्टर्स को उसे हम रिस्पॉन्स कह देते हैं. फॉर एग्जांपल पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड द लाइट एंड आर रिस्पॉन्स. अब जो मूवमेंट है, अगर हमें कोई बाहर से बहुत चीज़ गर्म लग रही है तो हम फ़ौरन से अपने आप को, अपने हाथ को पीछे कर लेंगे अगर हमें कोई चीज़ बहुत गर्म लग रही है. तो इसी तरह से जो मूवमेंट है सनफ्लावर की, सन की तरफ उसकी मूवमेंट है फ्लावर की, तो वो भी एक रिस्पॉन्स है. यूजली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स. जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें फ़ौरन से रद्द अमल होता है, फ़ौरन से रिस्पॉन्स में पता चल जाता है हमें. जैसे हमें बाहर कोई भी गर्मी लगी है या फ़ौरन से हमें कोई भी गर्म चीज़ लगी है तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेंगे. फ़ौरन से काम हो रहा था, इमीडिएटली काम हो रहा था, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होगा. ऐसे नहीं होगा कि हमारे मसल्स एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वापस वो रिलैक्स ही नहीं होंगे, वापस वो अपनी जगह पर नहीं आएंगे. वैसे ही मसल्स जब वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, हम अपना हाथ पीछे कर लेंगे, हाथ को दूसरी तरफ ले आएंगे. वो थोड़ी देर के लिए हमारा जो रिस्पॉन्स होता है. लेकिन अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें, प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स. इसके अंदर बहुत आहिस्ता से रिस्पॉन्स होता है रिस्पॉन्स, लेकिन बहुत आहिस्ता से रिस्पॉन्स होता है, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक रहता है बनिस्बत किसके, नर्वस कोऑर्डिनेशन के, जिसमें शॉर्ट लिविंग होता है लेकिन इमीडिएट होता है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है. यहाँ पर आपको स्टिमुलस की डेफिनेशन बताई गई है. चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्ट बाय सेंस ऑर्गन एंड ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स. यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्टिमुलस बेसिकली क्या है, कि बाहर से अगर कोई हमें एनवायरनमेंट से कोई भी चेंज अगर हम लोग देखें, जो कोई भी चेंज हमारे लिए अच्छी ना हो या हमें उसमें से कोई भी अपने आप को रिस्पॉन्स देना पड़े, तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं. और उन ऑर्गन्स तक जो हमारे सेंस ऑर्गन उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर वहाँ पे जाके बदले में कोई एक्शन देते हैं, तो उसे हम रिस्पॉन्स कह देते हैं. जैसे हम स्टिमुलस हमें मिला हीट का, रिस्पॉन्स है लेट गो, हम अपना हाथ पीछे कर लेंगे, आप दूर से चले जाएंगे उस हीट से. ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन एक्शन के पूरा जो प्रोसेस था उसे पढ़ लिया कि किस तरह से हमें स्टिमुलस मिलता है, फिर वो किस तरह से रिसेप्टर्स किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, फिर आगे कोऑर्डिनेटर्स को देते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आगे इफेक्टर्स को, और इफेक्टर आगे रिस्पॉन्स किस तरह से शो करता है. ये पूरा हमारा प्रोसेस था जिसके ज़रिए से कोऑर्डिनेशन इफेक्ट एक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होती किस तरह से. तो इसमें हमारे पास बेसिकली आज के हमने पढ़े थे कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर और रिस्पॉन्स. आज का आपका ये लेक्चर था. अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.